नमस्कार, इंडिया एट 9 में मैं कादम्बिनी शर्मा हूं आपके साथ। मोदी 3.0 सरकार में आज जीएसटी काउंसिल की पहली बैठक हुई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में कई राज्यों के वित्त मंत्री इस मीटिंग में शामिल हुए। जीएसटी काउंसिल की 53वीं बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। GSTR-4 दाखिल करने की समय सीमा 30 अप्रैल से बढ़ाकर 30 जून करने की सिफारिश की गई। सभी दूध के डब्बों पर 12% की एक समान जीएसटी रेट की सिफारिश हुई। सभी सोलर कुकर पर 12% जीएसटी। इंट्रा रेलवे सप्लाई को जीएसटी से छूट देने की सिफारिश। प्लेटफॉर्म टिकटों की बिक्री, क्लोक रूम सेवाएं, वेटिंग रूम को जीएसटी से छूट दी जाएगी। ऑनलाइन गेमिंग पर जीएसटी एजेंडे में नहीं और जीएसटी देने वालों की जिंदगी को आसान बनाना है मकसद, ये वित्त मंत्री का कहना है। जीएसटी देने वालों को बेवजह नोटिस नहीं भेजे जा रहे। केंद्र सरकार पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने के पक्ष में है। पेट्रोल डीजल पर राज्य मिलकर तय करें जीएसटी की दरें। तो ये सभी बातें उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जीएसटी काउंसिल की नई सरकार में जो बैठक हुई है उसके बारे में जानकारी दी। इस पर और जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी प्रशांत। Petrol and diesel can be handled, for which the law has been already embedded. So what is pending is, once the states agree, in the council they have to decide what will be the rate of taxation. Once that decision is taken, it will be put into the act. So the indication or the intent of this central government, even as the GST was implemented, was eventually sometime petrol and diesel can be brought into the GST. It is up to the states now to say, all right, we'll all come together and get into GST, therefore come into the council and then decide on what will be the rate. My question is about this online gaming, casinos and horse racing, because in the last meeting there was a recommendation that it will be reviewed after 6 months, the progress. So has there any decision taken, because so many notices have been issued to companies? So is there any thing? For discussion, nor was it taken today. It wasn't on the agenda also. It wasn't on the agenda, it didn't come for discussion, no, it wasn't taken up. आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में 53वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई और उसमें कुछ ऐसे फैसले लिए गए जिससे आम जनता को कुछ राहत मिल सकती है। सबसे बड़ा फैसला ये लिया गया कि जो ट्रेनों को लेकर जो इंडियन रेलवे जो सर्विस प्रोवाइड करती है उसमें कुछ चीज़ों में जीएसटी को ख़त्म कर दिया गया, जीएसटी हटा लिया गया। जैसे प्लेटफॉर्म टिकट जो हम खरीदते हैं, या उसके अलावा जो बैटरी ऑपरेटेड कार्स होती हैं प्लेटफॉर्म्स पे, या इसके अलावा जो वेटिंग रूम और रिटायरिंग रूम स्टेशनों पर होता है, इन सब पर जो जीएसटी है उसको एग्जेम्प्ट कर दिया गया है और जीएसटी को हटा लिया गया है। तो ये एक बड़ी राहत की बात हो सकती है, क्योंकि जीएसटी हटने के बाद उम्मीद अब ये होगी कि प्लेटफॉर्म टिकट शायद कुछ सस्ते हो जाए। तो ये थोड़ी राहत की खबर आई है जीएसटी काउंसिल से। दूसरी बड़ी खबर ये है कि जो सोलर कुकर होता है, चाहे वो सिंगल एनर्जी सोर्स का हो या डबल एनर्जी सोर्स का, दोनों पे अब 12% जीएसटी ही लगेगा। इसके अलावा जो मिल्क दूध का जो केन होता है, चाहे वो किसी भी चीज़ से बना हो, चाहे स्टील से बना हो, चाहे एल्यूमिनियम से बना हो या आयरन से बना हो, अब सब पर 12% जीएसटी ही लगेगा। तो टैक्स को लेकर जो 2-3 बातें जो आज एजेंडा में था बैठक में, उन सब पर फैसला हुआ है। और कुछ चीज़ें जैसा मैंने बताया कि रेलवे से जुड़े कुछ जो सर्विसेज होते हैं उस पर जीएसटी हटा लिया गया। इसके अलावा एक और राहत की बात थोड़ी छात्रों के लिए हो सकती है कि जो कॉलेज में हॉस्टल्स होते हैं उस पर पहले से ही जीएसटी नहीं लगता है, लेकिन कॉलेज के बाहर जो छात्र हॉस्टल एकोमोडेशन में रहते हैं उस पर जीएसटी लगता था, लेकिन अब उसे हटा लिया गया है। यानी कॉलेज के बाहर भी अगर कोई छात्र एकोमोडेशन लेके रहता है तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। तो ये कुछ फैसले लिए गए हैं, लेकिन एक मुद्दा जिस पर सबकी नज़र थी कि जीएसटी काउंसिल में शायद कोई फैसला हो पाएगा, वो है ऑनलाइन गेमिंग पर जो 28% जीएसटी टैक्स लग रहा है। उसको लेकर कई दिनों से ये मांग की जा रही है इंडस्ट्री की तरफ से कि जो 28% टैक्स का फैसला है उसकी समीक्षा की जाए। हर बार ये उम्मीद की जाती है कि इस पर शायद कोई फैसला हो। आज भी ये उम्मीद की जा रही थी कि इस पर चर्चा की जाएगी, लेकिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने
बैठक के बाद ये साफ किया कि ऑनलाइन गेमिंग पर जो जीएसटी टैक्स का मुद्दा है वो आज की बैठक के एजेंडा में था ही नहीं। तो अब ये उम्मीद की जा रही है कि आगे आने वाली जो बैठक है उसमें संभवतः इस एजेंडे में चर्चा हो और इस पर शायद कोई फैसला हो। एक और फैसला ये लिया गया कि जीएसटी के को तर्कसंगत बनाने के लिए, रैशनलाइज करने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी और इसकी रिपोर्ट अभी आनी है। इसके बाद माना जा रहा है कि कई चीज़ों पर जो जीएसटी लगता है उसको रैशनलाइज किया जाएगा, उसमें शायद कमी भी आएगी। लेकिन उस कमेटी की रिपोर्ट आज भी पेश नहीं हुई और ये तय किया गया कि अगली जो बैठक है 54वीं जो जीएसटी काउंसिल की बैठक होगी उसमें उस कमेटी की रिपोर्ट को पेश किया जाएगा, जिसके बाद उम्मीद ये है कि जीएसटी की जो दरें हैं वो संभवतः कई चीज़ों पर कम भी की जाएंगी। तो आज की बैठक में कुछ फैसले किए गए, लेकिन कुछ चीज़ें जिस पर नज़र थी जैसे ऑनलाइन गेमिंग पर, उस पर आज कोई फैसला नहीं हो सका। नई दिल्ली से प्रशांत, एनडीटीवी इंडिया। पेपर लीक पर जारी बवाल और आरोप प्रत्यारोप के बीच शिक्षा मंत्रालय ने हाई लेवल कमेटी का गठन कर दिया है और पारदर्शी और सही तरीके से परीक्षा के लिए हाई लेवल कमेटी का ये गठन किया गया है। ये कमेटी परीक्षा प्रणाली में रिफॉर्म, डेटा सिक्योरिटी और एनटीए की कार्यप्रणाली पर भी सिफारिश करेगी। इस कमेटी में 7 सदस्य हैं और इसरो के पूर्व चेयरमैन के राधाकृष्णन कमेटी के चीफ होंगे। और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस पर ट्वीट किया है, पारदर्शी और एरर फ्री परीक्षा एक प्रतिबद्धता है। विशेषज्ञों की उच्च स्तरीय समिति का गठन परीक्षा प्रक्रिया में सुधार करने, डेटा सुरक्षा प्रोटोकॉल को मजबूत करने और एनटीए में सुधार लाने के लिए किया गया है। छात्र हित और उनका उज्जवल भविष्य सदैव हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी। प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा, भाजपा सरकार में एनटीए नो ट्रस्ट एजेंसी बन चुका है और परीक्षाएं भयावह त्रासदी। इस त्रासदी का शिकार देश के लाखों मेहनती बच्चे और माता पिता हो रहे हैं और शिक्षा मंत्रालय कमेटी खेल रहा है। कब तय होगी जिम्मेदारी, कब होगी कार्रवाई। उधर नीट पेपर लीक मामले में बिहार पुलिस की जांच में उत्तर प्रदेश के रहने वाले रवि अत्री का नाम भी सामने आ रहा है। ग्रेटर नोएडा का रहने वाला रवि कई पेपर लीक मामले में आरोपी है। फिलहाल वो मेरठ की जेल में बंद है। रवि ग्रेटर नोएडा के नीमका गांव का रहने वाला है। इसी गांव से हमारी खास रिपोर्ट। ये है ग्रेटर नोएडा का नीमका गांव। नीट पेपर लीक मामले में ये गांव और यहां का रहने वाला रवि अत्री चर्चा में आ गया है। रवि का नाम नीट एग्जाम पेपर लीक मामले में मास्टरमाइंड के तौर पर आ रहा है। हमारी टीम इसके गांव में पहुंची, परिवार के लोगों से बात की। रवि पर लगे आरोपों को ये गलत बता रहे हैं। सर एक बार बताओ, तुम जो बालक हो या आदमी हो 2.5 या 3 महीने से जेल में है, उसे कहीं निकलने नहीं दिया जा रहा, जेल में से वो पेपर लीक कर देगा? तुम ही बताओ, पेपर लीक कर देगा वो? जब आदमी जेल से पेपर लीक करेगा तो फिर पेपर कौन सा बच जाएगा? कोई बच जाएगा क्या? ये कहा जा रहा है कि उनके जो साथी हैं वो जेल के बाहर हैं, उनके संपर्क में वो रहते हैं और अंदर से उन्होंने पूरा कॉन्स्पिरेसी की। सब सरासर गलत है ये, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। सरासर फंसाया जा रहा है। हम नॉर्मल परिवार से रहने वाले हैं हम। तो पहले भी तो कई बार अरेस्ट हुआ है उसी ऐसी मामलों में। हाँ, गलत ही हुआ में भी कोई मामला कोई हुई ना मिलो कई मामले में। अच्छा, वो सब में क्लियर लेकर को, दिल्ली बारे में क्लियर लेकर को बड़ी है वो, और रोहतक बारे में बड़ी सही समझवा में। नीट पेपर लीक मामले में एक आरोपी शिंटू ने बिहार पुलिस को बताया कि उसे पेपर रवि गैंग से मिला, जबकि 2 फरार आरोपी संजीव मुखिया और अतुल वत्स भी उससे जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। वैसे रवि अत्री पर पहले भी पेपर लीक के आरोप लगे हैं। रवि अत्री फिलहाल यूपी की मेरठ जेल में बंद है। रवि अत्री को यूपी एसटीएफ ने 10 अप्रैल 2024 को कांस्टेबल भर्ती पेपर लीक मामले में गिरफ्तार किया था। रवि 2007 में मेडिकल की तैयारी करने कोटा गया बताया जाता है। वहीं वो परीक्षा माफियाओं के संपर्क में आ गया और कई परीक्षाओं में सॉल्वर बनकर बैठने लगा।
2012 में SBI का पेपर लीक करने के आरोप में दिल्ली के शाहाबाद डेयरी इलाके में पकड़ा गया। 2015 में रोहतक पुलिस ने AIPMT का पेपर लीक करने के आरोप में उसे पकड़ा था। तो इस पूरे मामले को लेकर बिहार पुलिस अभी जांच कर रही है। हालांकि बिहार पुलिस की टीम अब तक उसके गांव नहीं आई है, ना ही जेल में उससे पूछताछ करने गई है, लेकिन उसका नाम एक तरह से मास्टरमाइंड के तौर पर ज़रूर आ रहा है और पिछले कई सालों में वो लगातार अलग अलग परीक्षाओं के पेपर लीक करता रहा है और बार बार उसे गिरफ्तार भी किया गया है। ग्रेटर नोएडा के नीमका गांव से कैमरामैन संजय कौशिक के साथ मुकेश सिंह सेंगर, NDTV इंडिया। रुक करते हैं कुछ और खबरों का। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना मोदी सरकार 3.0 के गठन के बाद राजकीय दौरे पर भारत आने वाली पहली विदेशी मेहमान बन गई हैं। द्विपक्षीय वार्ता के दौरान दोनों देशों के बीच मौजूदा संबंधों, प्रोजेक्ट्स और भविष्य के सहयोग पर बात हुई। शेख हसीना ने पीएम मोदी को बांग्लादेश आने का न्योता भी दिया। नई सरकार में भारत राजकीय दौरे पर आने वाली पहली नेता बनी पड़ोसी बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना। राष्ट्रपति भवन में उनका औपचारिक स्वागत किया गया। और फिर वो राजघाट गईं बापू को श्रद्धांजलि देने। पीएम मोदी से हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय बात हुई और अहम मुद्दों पर बातचीत हुई। भारत ने भविष्य के प्रोजेक्ट पर बात की, बांग्लादेशियों को मेडिकल ई वीजा पर सहमति दी और रंगपुर में भारत का असिस्टेंट हाई कमीशन खोलने का भी ऐलान किया। दोनों पक्ष आर्थिक सहयोग पर, पार्टनरशिप पर बातचीत शुरू करने के लिए भी सहमत हैं। बांग्लादेश के सिराजगंज में एक इनलैंड कंटेनर डिपो के निर्माण के लिए भारत समर्थन देगा। आज हमने नए क्षेत्रों में सहयोग के लिए फ्यूचरिस्टिक विजन तैयार किया है। ग्रीन पार्टनरशिप, डिजिटल पार्टनरशिप, ब्लू इकोनॉमी, स्पेस जैसे अनेक क्षेत्रों में सहयोग पर बनी सहमति का लाभ दोनों देशों के युवाओं को मिलेगा। भारत बांग्लादेश मैत्री सैटेलाइट हमारे संबंधों को नई ऊंचाई देगी। हमने अपने फोकस में रखा है कनेक्टिविटी, कॉमर्स और कोलैबोरेशन। हमने 1996 के गंगा रिवर ट्रीटी के रिन्यूअल के लिए टेक्निकल स्तर पर बातचीत शुरू करने का निर्णय लिया है। बांग्लादेश में तीस्ता नदी के संरक्षण एवं प्रबंधन पर बातचीत के लिए शीघ्र ही एक टेक्निकल टीम बांग्लादेश का दौरा करेगी। दोनों देश कई प्रोजेक्ट तेजी से पूरे कर चुके हैं। खौड़ा अगरतला के बीच भारत बांग्लादेश का छठा क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक शुरू हुआ। खुलना मोंगला पोर्ट द्वारा भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए कार्गो सुविधा शुरू हुई। मोंगला पोर्ट को पहली बार रेल से जोड़ा गया। 1320 मेगावाट मैत्री थर्मल पावर प्लांट के दोनों यूनिट्स ने बिजली उत्पादन शुरू किया। दोनों देशों के बीच भारतीय रुपए में ट्रेड की शुरुआत हुई। भारत बांग्लादेश के बीच गंगा नदी पर दुनिया की सबसे लंबी रिवर क्रूज को सफलतापूर्वक पूरा किया गया। भारत बांग्लादेश के बीच पहली क्रॉस बॉर्डर फ्रेंडशिप पाइपलाइन पूरी हुई। भारतीय ग्रिड से होते हुए नेपाल से बांग्लादेश तक बिजली निर्यात ऊर्जा क्षेत्र में सब रीजनल सहयोग का पहला उदाहरण है। बांग्लादेश के पीएम ने दोनों देशों के स्थिर रिश्ते, 1971 में आजादी की लड़ाई में भारत के योगदान और दोनों देशों के आगे के सहयोग के प्रति प्रतिबद्धता जताई। साथ ही सहयोग से विकास का नजारा देखने पीएम मोदी को हिंदी में ही बोलकर अपने देश आने का न्योता दिया। आप आइए बांग्लादेश में, देखिए बांग्लादेश को कितना कुछ हमने कर पाया और हमने क्या करेंगे। तो बांग्लादेश भारत ने रक्षा सहयोग को और मजबूत करने के लिए डिफेंस उत्पादन से लेकर सैन्य बलों के आधुनिकीकरण पर भी चर्चा की। काउंटर टेररिज्म, कट्टरवाद और बॉर्डर के शांतिपूर्ण प्रबंधन पर अपनी सहभागिता को मजबूत करने का भी निश्चय किया। दिल्ली से कादम्बिनी शर्मा, NDTV इंडिया। आज हमने आपसे सवाल पूछा था कि क्या एंटी पेपर लीक कानून से पेपर लीक की घटनाएं थमेंगी।
जवाब 40% लोगों ने हाँ में जवाब दिया, जबकि 60% लोगों ने ना में जवाब दिया है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लौटते हैं। राजस्थान में लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ करने वाले मिलावटखोरों के खिलाफ पुलिस एक्टिव मोड में नजर आ रही है। इसी क्रम में स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रदेश में चलाए जा रहे शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत कार्रवाई की जा रही है। इस अभियान के तहत जयपुर के डी-मार्ट पर सरस और प्रो वैदिक ब्रांड का 2700 लीटर नकली घी जब्त किया गया। सरस डेयरी ने डी-मार्ट पर केस भी दर्ज करवाया है। साथ ही अब पूरे राजस्थान से प्रो वैदिक घी के स्टॉक को जब्त करने का आदेश विभाग ने दिया है। विशेष शुक्ला एक सरकारी शिक्षक हैं। 15 दिन पहले उन्होंने कालवाड़ रोड स्थित डी-मार्ट दुकान से 1 लीटर प्रो वैदिक घी खरीदा था। पत्नी को हलवा बनाने के लिए दिया तो घी से बदबू आ रही थी। फिर परिवार ने सोचा घी को मंदिर में दिया जलाने के लिए इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इतनी बदबू आ रही थी कि बर्दाश्त के बाहर था। तब विशेष शुक्ला ने खाद्य सुरक्षा विभाग में शिकायत दर्ज की। उसके अंदर स्मेल सी आ रही थी। फिर गौर से देखा तो धूप के अंदर भी बिल्कुल पिघला नहीं। मई की धूप के अंदर भी डब्बा रखा हुआ था। पहली बार तब पता लगा कि ये घी क्यों नहीं पिघल रहा। पिघलने पर पता लगा। हाँ, पिघलने पे पता लगा। स्मेल का इतना ध्यान नहीं रहा, पर उसके बाद में जब ये देखा कि यार इसमें स्मेल भी आ रही है और ये धूप में भी नहीं पिघल पा रहा है, तो यार ये कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा है। तो फिर उसके बाद में हमने डिसाइड किया कि इसकी शिकायत करना ज़रूरी है। कुछ ऐसा ही हुआ जलज शर्मा के साथ। जलज एक कंपनी में नौकरी करता है। 1 लीटर घी त्रिवेणी नगर स्थित डी-मार्ट से खरीदा, लेकिन घी जब रोटियों में लगाया तो देखा कि घी पिघल ही नहीं रहा है और बदबू भी दे रहा है। जब मैंने घी खोलवाया और कुछ किचन में बनवाया, तब पूरे घर में दुर्गंध फैल गई। कढ़ाई में घी डालते ही पूरे घर में दुर्गंध फैल गई। तो उसके बाद मैं तुरंत उठकर गया और अपनी वाइफ को बोला कि ये दुर्गंध कैसे आ रही है। वो बोली ये घी डाला है कढ़ाई में तो इस वजह से आ रही है। इनकी सूचना पे खाद्य सुरक्षा विभाग ने डी-मार्ट पे कार्रवाई करी। वहां सैंपल लिए गए। नकली पाने पे डी-मार्ट को निर्देश दिए गए कि 2700 लीटर घी विभाग को सौंप दें। साथ ही सरस घी के पैकेट्स में भी पाया गया कि एक ही बैच के डुप्लीकेट सैंपल है। विभाग ने डी-मार्ट को निर्देश दिए कि नकली प्रो वैदिक घी उनको सौंप दे और सरस के सैंपल भी, लेकिन डी-मार्ट ने घी के सैंपल स्वास्थ्य विभाग को देने के बजाय डिस्ट्रीब्यूटर को वापस कर दिए और इसके चलते अब डी-मार्ट पे स्वास्थ्य विभाग ने कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। जांच भी कराया गया तो प्रो वैदिक घी फेल गया। उसमें लगभग 400 लीटर तो वो सीज किया गया है और ये हरियाणा से डी-मार्ट के द्वारा मंगाया जा रहा था। अचानक नज़र पड़ी सरस के घी के डब्बों पर, तो एक ही बैच के एक ही सीरीज के बहुत सारी पैकिंग वहाँ मिली। इस पर शक होने पर सरस डेयरी के क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर और एगमार्क एनालिस्ट को बुलाया गया। उन्होंने देखते ही कहा कि ये फर्जी है, क्योंकि इस नंबर का घी उनके यहाँ सरस के प्लांट में नहीं बनाया गया है। अब सरस डेयरी के अधिकारियों ने भी डी-मार्ट के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है, क्योंकि जांच में पाया गया है कि डी-मार्ट सरस के अधिकृत सप्लायर से घी खरीद नहीं रहा था। जिस खंडेलवाल से सरस का नकली घी बिक रहा था, उसके खिलाफ भी एफआईआर हुई है। साथ ही एक और बड़ी दुकान आइपर मार्ट पे स्वास्थ्य विभाग ने 4 लीटर नकली सरसों का तेल जब्त किया है। 1 महीने से चल रहे शुद्ध आहार मिलावट पे वार के तहत इसी ब्रांड के 40,000 नकली सरसों के तेल को भी नष्ट किया गया है। जयपुर से मुबारक खान और बाल वीरेंद्र सिंह शेखावत के साथ हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी।